हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आरपीएस पावटा की ऑनलाइन क्लासेस में। और मैं आपको पढ़ा रहा था डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने शुरुआत में इसकी एनाटॉमी जो है वो पूरी पढ़ी, और फिजियोलॉजी का पार्ट लास्ट लेक्चर में अपन पढ़ रहे थे। वहाँ अपन डाइजेशन की फिजियोलॉजी में बकल कैविटी एंड देन स्टमक तक पहुँच गए थे। यहाँ हमने फास्ट रिकैप करवाता हूँ। बकल कैविटी के अंदर सलाइवरी अमाइलेज की मेन रिएक्शन हुई थी, और सलाइवरी अमाइलेज यानी लारी अमाइलेज ने जो स्टार्च था, पॉलीसेकेराइड है एक, उसका पाचन करके उसे माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में परिवर्तित कर दिया था। उसके पश्चात का पाचन आमाशय में हुआ, जहाँ पर जठर रस स्रावित हुआ, और जठर रस में उपस्थित पेप्सिनोजन एंजाइम पेप्सिन में परिवर्तित होकर प्रोटीन का आंशिक पाचन कर देता है। लगभग 90% प्रोटीन का पाचन यहाँ पूर्ण हो जाता है, परंतु प्रोटीन पूरी तरह पाचित नहीं होता। वहाँ से पेप्टोन्स और प्रोटियोजेज का निर्माण होता है। उसके पश्चात ये जो जठररस मिला हुआ भोजन का स्वरूप है, इसे कहा जाता है काइम। और ये अम्लीय काइम जो है ये ग्रहणी में प्रविष्ट होता है। ग्रहणी एक यू आकार की संरचना है, और अगला जो पाचन है अब आमाशय के पश्चात ग्रहणी में संपन्न होता है। ध्यान देने योग्य बात यह है स्टूडेंट्स कि ग्रहणी में पाचन के लिए दो बहुत ही शक्तिशाली पाचक रस आकर मिलते हैं। एक पाचक रस स्रावित किया जाता है यकृत के द्वारा, और यकृत के द्वारा स्रावित होकर इसे संग्रहित किया जाता है पित्ताशय में। और यहाँ पित्ताशय में संग्रहित जो यकृत द्वारा स्रावित पाचक रस है उसे कहा जाता है पित्तरस। दूसरा बहुत ही शक्तिशाली पाचक रस ग्रहणी में आकर मिलता है, जिसे स्रावित किया जाता है अग्नाशय द्वारा। यह शरीर की ऐसी ग्रंथि है जो बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार से कार्य करती है। तो यहाँ अग्नाशय से स्रावित किया जाता है अग्नाशयी रस, और ये अग्नाशयी रस जो है ये सीधा आकर मिलता है ग्रहणी के अंदर। तो ग्रहणी में दो प्रकार के शक्तिशाली पाचक रस आते हैं, यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस और अग्नाशय द्वारा स्रावित अग्नाशयी रस। इन दोनों के प्रभाव से ग्रहणी में पाचन की क्रिया संपन्न होती है। अब एक एक को लेकर चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पित्तरस की। पित्तरस जो है ये एक क्षारीय प्रकृति का तरल है, बेसिक नेचर का है। ध्यान देने योग्य बात है कि आमाशय से जो काइम निकला था तरल स्वरूप में था, और अम्लीय माध्यम का काइम था। ग्रहणी में प्रविष्ट होने पर इसे एक क्षारीय रस के संपर्क में आना पड़ता है, और वो होता है पित्तरस। तो पित्तरस एक क्षारीय प्रकृति का पाचक रस है। इस पित्तरस के दो घटक होते हैं। पहला घटक होता है बिलीरुबिन, और ये जो बिलीरुबिन घटक है ये पीले रंग का होता है, येलो कलर का होता है। दूसरा इस पित्तरस का घटक होता है बिलीवर्डिन, और ये जो बिलीवर्डिन है ये ग्रीन यानी कि हरे रंग का होता है। दोस्तों, इस बिलीरुबिन के कारण ही मल का रंग पीला होता है। मूत्र का रंग पीला होने का वजह कुछ हद तक बिलीरुबिन है, परंतु इसका एक सब्स्टिट्यूट घटक है जिसे यूरोक्रोम कहा जाता है, और उस यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। यहाँ ये बिलीरुबिन जो है ये मल को पीला रंग प्रदान करता है। बिलीवर्डिन जो है ये हरे रंग का है, और इन दोनों को मिलाने पर यानी कि पीला प्लस हरा, तो हरे पीले रंग का होता है पित्तरस। तो दोनों की वजह से पित्तरस का रंग हरा पीला है। यहां अगेन बता रहा हूं कि एक क्षारीय प्रकृति का है। इसका मतलब इस पित्तरस का जो कार्य है वो पहला तो ये हो गया कि ग्रहणी का जो माध्यम है वो क्षारीय बना देगा। आमाशय के अम्लीय माध्यम का काइम निकलकर ग्रहणी में पहुंचेगा, और ग्रहणी में अब काइम का जो आगे का पाचन है
वो क्षारीय माध्यम में होगा और इस क्षारीय माध्यम को बनाने का जो कार्य है वो पित्तरस के द्वारा यानी बाइल जूस के द्वारा किया जाएगा। ये जो पित्तरस के दोनों घटक हैं बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, इन दोनों घटकों का जो निर्माण है ये मृत आरबीसी के विघटन से होता है, डेड आरबीसी से। आरबीसी का जो जीवन काल है वो 120 डेज का होता है मनुष्य में, अलग अलग होता है अलग अलग जंतुओं में, लेकिन मनुष्य में इनका आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। आरबीसी का जो फॉर्मेशन है वो अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में आरबीसी हीमोपोएसिस या एरिथ्रोपोएसिस की प्रक्रिया के द्वारा बनती है और फिर वहां से ये रक्त में शामिल होती है। नई आरबीसी बनने के बाद रक्त में आती है। डेड होने पर यानी जब इनका पूरा लाइफ स्पान हो जाएगा 120 दिन का, उसके बाद आरबीसी डेड हो जाती है, मृत हो जाती है और मृत आरबीसी पहुंचती है स्प्लीन में, स्प्लीन अर्थात प्लीहा के अंदर। तो मृत आरबीसी का जो विघटन है वो प्लीहा में होता है और यहां पर इस आरबीसी का हीम और ग्लोबिन ये पार्ट अलग कर लिया जाता है। हीम जो पार्ट होता है वो आयरन कंटेनिंग पार्ट है, यानी फेरस का उसमें भाग पाया जाता है और बाकी का जो ग्लोबुलिन भाग है वो प्रोटीन है और उस ग्लोबुलिन प्रोटीन से यहाँ पर बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का क्या होता है, निर्माण होता है। दोस्तों प्लीहा जो है डेड आरबीसी यहाँ पहुँचती हैं, इसलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। और ध्यान देने योग्य बात है जो नई बनी हुई आरबीसी हैं जो अस्थि मज्जा में बनती हैं, वो नई बनी आरबीसी भी स्टोर कहाँ पर होती हैं, प्लीहा में। तो शरीर का ब्लड बैंक यानी बॉडी का ब्लड बैंक भी किसे कहा जाता है, प्लीहा को यानी स्प्लीन को ही कहा जाता है। तो यहाँ पर आरबीसी के मृत आरबीसी के विघटन से दोनों वर्णक बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का निर्माण हुआ है जो यहाँ पर हरे पीले रंग का उत्तरदायित्व निभाते हैं पित्तरस के लिए। दूसरी बात, इस पित्तरस का कार्य क्या हुआ? एक तो इसका कार्य है क्षारीय माध्यम बनाना, अम्लीय माध्यम का जो कायम है उसे क्षारीय माध्यम प्रदान करना, क्योंकि ग्रहणी के अंदर जितने भी एंजाइमेटिक प्रोसेस हैं, जितनी भी एंजाइम की क्रियाविधि हैं, वो सभी की सभी केवल और केवल क्षारीय माध्यम में ही संपन्न होंगी। इसके बाद इसका एक और कार्य है, पित्तरस जो है ये वसा का पायसीकरण, यानी कि अगर इंग्लिश में कहें तो इमल्सिफिकेशन भी करता है। ये कुछ वैसी ही बात है जो हम मुख गुहा में यांत्रिक और केमिकल डाइजेशन यानी कि रासायनिक पाचन पढ़ रहे थे। यांत्रिक पाचन इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि यांत्रिक पाचन से भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा गया था, ताकि वहां पर सरफेस एरिया इंक्रीज होने से जो एंजाइम की क्रियाविधि है वो सुचारू रूप से और अच्छे से हो सके और पाचन की क्रिया बहुत शीघ्रता से और सरलता से हो सके। यहाँ पर भी वसा की जो बड़ी बूंदें हैं, गोलिकाएं हैं, बड़ी गोलिकाएं हैं, उन्हें सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए, एंजाइम की क्रियाविधि बनाने के लिए उनको छोटी गोलिकाओं में बदला जाता है और इस क्रिया को बोलते हैं वसा का पायसीकरण। अर्थात ये जो क्षारीय प्रकृति का पित्तरस है ये वसा का पायसीकरण भी करता है और बड़ी वसा गोलिकाओं को छोटी वसा गोलिकाओं में क्या करता है, परिवर्तित करता है, ताकि वसा का पाचन यहाँ ग्रहणी में आसानी से किया जा सके। 3 घटक भोजन के मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। यहाँ पर आप डाइजेशन की फॉर्म में देख रहे हैं बकल कैविटी अर्थात मुख गुहा के अंदर आपने कार्बोहाइड्रेट यानी कि यूं कह दो पॉलीसैकेराइड स्टार्च का पाचन देखा, उसके पश्चात आपने आमाशय के अंदर प्रोटीन का पाचन देखा और अब यहाँ पर ग्रहणी में मुख्यतः वसा का पाचन देखेंगे, जिसका पहला चरण जो पायसीकरण का है, जिसे आप बड़ी वसा गोलिकाओं को छोटी वसा गोलिकाओं में बदलने की क्रिया कह सकते हैं, वो पित्तरस के द्वारा संपन्न हो जाएगी। तो ये पूरा कार्य है किसका, पित्तरस का। इस पित्तरस के घटकों के अलावा 2 पित्त लवण भी पित्तरस के अंदर पाए जाते हैं। एक होता है सोडियम ग्लाइकोलेट और दूसरा होता है सोडियम टारोकोलेट। ये सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टारोकोलेट जो पित्त लवण है, ये क्या करते हैं, ये बॉडी का ऑस्मोटिक रेगुलेशन यानी कि बॉडी में परासरण नियमन, जो लवणों की सांद्रता को नियंत्रित करने का कार्य है, वो यहाँ पर ये क्रिया निभाते हैं। तो ये पित्त लवण है और ये पित्त वर्णक है।
कई बार 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि पित्त वर्णकों के नाम लिखो, तो आपको बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन ही लिखना है। बच्चों को ज़्यादातर याद भी बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन ही रहते हैं। लेकिन अगर पित्त लवण पूछता है तो कंफ्यूज ना हो, सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टारोकोलेट ही लिखना है, जो ऑस्मोटिक रेगुलेशन यानी परासरण नियमन का कार्य संपन्न करते हैं। तो ये आपका एक घटक हुआ ग्रहणी का, जिसे पित्तरस कहा गया है, जो माध्यम देता है क्षारीय प्रकृति का और वसा का पायसीकरण करता है यानी इमल्सिफिकेशन करता है, बड़ी वसा गोलिकाओं को छोटी वसा गोलिकाओं में परिवर्तित करता है। अब दूसरा बहुत ही शक्तिशाली पाचक रस बच गया, जो अग्नाशयी रस। ध्यान रखिएगा, पाचन के सारे मुख्य एंजाइम जो ग्रहणी में यूज होंगे वो केवल और केवल किस में पाए जाते हैं? अग्नाशयी रस के अंदर पाए जाते हैं। इसे आंत्र का सबसे शक्तिशाली पाचक रस भी कहा जाता है, क्योंकि आपने अभी तक जो पाचन की क्रिया या जठर रस के द्वारा देखी या मुख गुहा में लारीय अमाइलेज के द्वारा देखी, वो बहुत ही सीमित पाचन था। यहाँ पर लगभग मैं आपको 6 प्रकार के एंजाइम्स मुख्य रूप से बताऊंगा जो अग्नाशयी रस में पाए जाते हैं और पाचन की क्रिया को संपन्न करते हैं। इस शक्तिशाली पाचक रस का जो प्रथम एंजाइम है वो है ग्रहणी श्लेष्मा में उपस्थित एंटेरोकाइनेज। आप कहेंगे कि सर ये पाचन की क्रिया में क्या योगदान देता है? ये जो एंटेरोकाइनेज एंजाइम है, ये पाचन की क्रिया में स्वयं सक्रिय रूप से भाग नहीं लेता है। जिस प्रकार जठर रस में HCl स्वयं पाचन की क्रिया में भाग नहीं लेता है, परंतु पाचन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है, क्योंकि वो संपूर्ण जितने भी एंजाइम हैं उन्हें निष्क्रिय अवस्था से सक्रिय अवस्था में ट्रांसफर करता है, ताकि वो एंजाइम सबस्ट्रेट पर अपनी क्रिया कर सके। तो यहाँ पर एंटेरोकाइनेज भी इसी प्रकार का कार्य करता है कि वो निष्क्रिय एंजाइम, अग्नाशयी रस के जो निष्क्रिय एंजाइम हैं उन्हें सक्रिय अवस्था में परिवर्तित करने का कार्य करता है। और ये स्रावित किया जाता है या ये पाया जाता है ग्रहणी श्लेष्मा के अंदर, अर्थात ग्रहणी के अंदर भी कुछ श्लेष्मीय ग्रंथियां पाई जाती हैं जो श्लेष्मा का स्रवण करती हैं, जिससे कि ग्रहणी की सतह चिकनी बन जाती है और वो एंजाइमों के प्रभाव से क्षतिग्रस्त होने से भी बच जाती है। क्षारीय जो प्रकृति के माध्यम है उस क्षारीय प्रकृति के माध्यम में अपने आप को डैमेज होने से बचा लेती है। तो ग्रहणी श्लेष्मा में पाया जाता है एंटेरोकाइनेज, जो एंजाइम के एक्टिवेशंस के लिए काम करेगा। यहाँ पर जो फर्स्ट एंजाइम है वो है काइमोट्रिप्सिनोजन। ये काइमोट्रिप्सिनोजन जो एंजाइम है ये अपने निष्क्रिय स्वरूप में है, अग्नाशयी रस में पाया जाता है और अपने निष्क्रिय स्वरूप में है। इस एंजाइम को ग्रहणी श्लेष्मा में उपस्थित एंटेरोकाइनेज जो है ये उपस्थित है किसमें? ग्रहणी श्लेष्मा में। इस ग्रहणी श्लेष्मा में उपस्थित एंटेरोकाइनेज इस काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में परिवर्तित कर देता है और ये काइमोट्रिप्सिन जो है ये एक सक्रिय अवस्था का एंजाइम है। ये हुआ यहाँ का फर्स्ट एंजाइम, ये तो सक्रिय कारक है, ये पहला एंजाइम है। दूसरा एंजाइम जो ग्रहणी के अंदर उपस्थित अग्नाशयी रस में होता है ये है ट्रिप्सिनोजन। ये भी अपने कैसे स्वरूप में होता है? निष्क्रिय स्वरूप में होता है। और इस निष्क्रिय स्वरूप के ट्रिप्सिनोजन को यही एंटेरोकाइनेज एंजाइम इसे परिवर्तित कर देता है ट्रिप्सिन में। यहाँ पुनः बता दूं, ये ट्रिप्सिन अपने सक्रिय स्वरूप में परिवर्तित हो जाता है। ये जो ऊपर वाला काइमोट्रिप्सिनोजन है, ये काइमोट्रिप्सिन में परिवर्तित होने में एंटेरोकाइनेज का सहारा तो लेता ही लेता है, अल्प मात्रा में यहाँ पर इस ट्रिप्सिन का भी योगदान होता है।
यानी कि ये वाला प्रोसेस पहले होता है, उसके बाद जो ट्रिप्सिन बनता है वो इस एंटेरोकाइनेज के साथ अल्प मात्रा में अपना योगदान देता है, और एंटेरोकाइनेज प्लस ट्रिप्सिन मिलकर इसको काइमोट्रिप्सिन में क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। तो हमारे पास यहां से दो सक्रिय एंजाइम आ गए, एक है ट्रिप्सिन और एक है काइमोट्रिप्सिन। अब ये दोनों एंजाइम क्या करेंगे, हमारे पास जठर रस में प्रोटीन पर पाचन की क्रिया की गई थी, और प्रोटीन पर डाइजेशन, यानी जो आप दुग्ध का पाचन कर रहे थे या दुग्ध की प्रोटीन का पाचन कर रहे थे पेप्सिन एंजाइम के द्वारा, तो वहां पर इस प्रोटीन के डाइजेशन से आपको प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स का वहां पर फॉर्मेशन हुआ था। पूरी तरह से उनसे पॉलीपेप्टाइड्स या जो उनका पूरा डाइजेशन था वो उस प्रक्रिया में नहीं हुआ था। यहां पर उसका आगे का डाइजेशन संपन्न होगा, तो वहां से बने हुए हमारे पास एक तो प्रोटियोजेज प्लस वहां से बन के आए थे पेप्टोन्स, और यह कुछ बचा हुआ जो आपका प्रोटीन का अंश है वो। इन तीनों चीजों को एक साथ डाइजेशन में लाते हैं ये दोनों एंजाइम, एक तो है काइमोट्रिप्सिन और दूसरा है ट्रिप्सिन। और ये इनका पाचन करके इन्हें परिवर्तित कर देते हैं पॉलीपेप्टाइड्स में। यहां से पॉलीपेप्टाइड्स का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार ये दोनों एंजाइम यहां पर अपनी क्रियाविधि को संपन्न करते हैं। अब आगे चलते हैं, और बहुत सारे एंजाइम हैं यहां पर। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो गृहिणी है वहां पर बहुत ही शक्तिशाली पाचक रस अर्थात अग्नाशयी रस जो है वो आकर मिलता है, और इस अग्नाशयी रस के द्वारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग पाचक एंजाइम है ये, या पाचक रस है। तो इसमें बहुत सारे एंजाइम्स हैं, और यहाँ पर अधिकांशतः या यूं कह दें 90 to 95% जो भोजन का पाचन है वो लगभग यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। अब आगे देखिए, हमारे पास तीसरा एंजाइम है प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये जो प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है ये भी अपने किस स्वरूप में है, निष्क्रिय स्वरूप में। ज्यादातर जितने भी एंजाइम हैं सभी अपने निष्क्रिय स्वरूप में पाए जाते हैं, क्योंकि इनको सक्रिय करने में किसी एक घटक का योगदान पाया जाता है, और सक्रिय होने के बाद अपनी क्रियाविधि को संपन्न करते हैं। तो ये निष्क्रिय प्रकृति का प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है। इस प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को वही एंटेरोकाइनेज और ट्रिप्सिन, ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम है ये दोनों मिलकर इसे कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो कि इसका कैसा स्वरूप है, सक्रिय स्वरूप है, में परिवर्तित कर देते हैं। यह हमारे पास तीसरा एंजाइम यहां से बनकर आया गृहिणी में अग्नाशयी रस से कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। इससे पहले वाले स्टेप में हमने प्रोटीन के जो घटक थे पेप्टोन्स, प्रोटियोजेज और अल्प मात्रा में प्रोटीन को डाइजेस्ट करके और पॉलीपेप्टाइड्स तक ले आए थे। वहां उस पॉलीपेप्टाइड से आगे चलते हैं और ये एंजाइम उस पर कार्य करेगा। तो पॉलीपेप्टाइड जो बन गए थे उन्हें ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो एंजाइम है, इस कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम द्वारा इस पॉलीपेप्टाइड को आपके मोनोपेप्टाइड्स या यूं कह दो आपके पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़कर एमिनो एसिड्स के अंदर, क्योंकि आपके जो प्रोटीन है वो एमिनो एसिड्स के घटक होते हैं, तो पेप्टाइड बंधों को तोड़ दिया जाएगा तो अमीनो एसिड्स यानी कि अमीनो अम्ल पृथक हो जाएंगे। तो यहाँ इन्हें सरलतम स्वरूप के अंदर परिवर्तित कर दिया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि गृहिणी के अंदर जो शक्तिशाली
अग्नाशयी पाचक रस है, उसके द्वारा प्रोटीन का जो शुरुआत से चला आ रहा पाचन है वो अपने अंतिम यानी सबसे सरलतम स्वरूप अमीनो एसिड्स के रूप में पहुंच चुका है। अमीनो एसिड्स के बारे में आपको एक बात बता दूं कि अमीनो एसिड्स जो हैं वो 20 टाइप के अमीनो एसिड्स हैं और 20 प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर ही शरीर के सारे प्रोटीन्स का निर्माण होता है। अब इन 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स में से कुछ अमीनो एसिड्स तो हमें भोजन के द्वारा प्राप्त होते हैं और भोजन के द्वारा जो अमीनो एसिड्स लिए जाते हैं उन्हें एसेंशियल यानी कि आवश्यक अमीनो अम्ल कहा जाता है, क्योंकि हमें वो आवश्यक रूप से बाहर से भोजन के द्वारा लेने होते हैं। और दूसरे प्रकार के जो अमीनो अम्ल हैं जिनका निर्माण शरीर में स्वतः ही हो जाता है उन्हें नॉन एसेंशियल यानी अनावश्यक अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल कहा जाता है। तो इन सभी 20 प्रकार के अमीनो अम्लों से मिलकर हमारे शरीर के सभी प्रकार के प्रोटीन्स का क्या होता है, निर्माण। तो ये हमारे पास यहाँ आया तीसरा एंजाइम, जिसे आपने कहा प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। निष्क्रिय स्वरूप में था, ये अपने सक्रिय स्वरूप यानी कि कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में बदला और इस कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ने पूर्व में वर्णित जो आपके पॉलीपेप्टाइड्स हैं उनका पाचन करके उन्हें अमीनो एसिड्स में क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया। अब हमारे पास आता है नंबर 4 एंजाइम एमाइलेज। आप कहेंगे कि सर अमाइलेज तो मुख गुहा में कार्य कर रहा था, इसीलिए हमने उसे लारीय अमाइलेज कहा था। मुख्यतः अमाइलेज वही होता है, लारीय अमाइलेज, जो स्टार्च का पाचन करता है। यहाँ भी अल्प मात्रा में ग्रहणी में एक एंजाइम होता है अमाइलेज, इसे ग्रहणीय अमाइलेज या यूं कह दो अग्नाशयी अमाइलेज कहते हैं। अग्नाशयी अमाइलेज है ये, और ये भी अल्प मात्रा में स्टार्च का पाचन करता है, अर्थात ये अमाइलेज स्टार्च पर क्रिया करके, अमाइलेज स्टार्च पर क्रिया करके उसे माल्टोज और ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। तो एक ये एमाइलेज एंजाइम भी हमारे अग्नाशयी रस के अंदर पाया जाता है। नंबर 5 सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा क्रियाशील, सबसे शक्तिशाली और सबसे क्रियाशील एंजाइम आता है अब लाइपेज, जिसकी आप बात कर रहे थे बार बार कि वसा का पाचन। और इस वसा के पाचन यानी लाइपेज की क्रियाविधि से पहले आपने देखा पित्तरस जो क्रिया करता है, जो बड़ी वसा गोलिकाओं को छोटी वसा गोलिकाओं में परिवर्तित करता है, अर्थात वसा गोलिकाओं का सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, ताकि ये जो लाइपेज एंजाइम है ये अपनी क्रियाविधि को संपन्न कर सके। ये लाइपेज एंजाइम प्रॉपर बेसिक मीडियम यानी केवल और केवल क्षारीय माध्यम में ही अपनी क्रिया करता है, और इसी माध्यम के लिए मोस्टली जो आपका पित्तरस है वो क्षारीय माध्यम क्रिएट करता है। तो यहाँ पर ये जो लाइपेज है वो छोटी वसा गोलिकाएं बनी हुई हैं, जो पायसीकरण किया हुआ है वसा का, उस पर कार्य करता है, और वसा का पाचन करने का संपूर्ण जो दायित्व है इस लाइपेज का है। तो यहाँ जो फैट बॉडीज़ हैं या वसा है उस पर लाइपेज एंजाइम की क्रिया होती है, और लाइपेज एंजाइम की क्रिया से ये वसा का जो अणु है, एक वसा का अणु अपने 2 घटकों से मिलकर बनता है। एक घटक होता है वसीय अम्ल, और वसीय अम्ल के 3 अणु पाए जाते हैं, 3 अणु वसीय अम्ल के, और यहाँ से पृथक होता है एक अणु ग्लिसरॉल का। तो इस प्रकार इस लाइपेज एंजाइम की क्रियाविधि से एक अणु ग्लिसरॉल और 3 अणु वसीय अम्ल के यहाँ पर बनकर प्राप्त होते हैं। ये वसा अपने सरलतम स्वरूप यानी कि अवशोषित होने वाले स्वरूप में पहुँच जाती है। तो ये हमारा 5वां और सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम जो वसा का पाचन करने का कार्य करता है। इसके बाद आता है नंबर 6 छठा एंजाइम है न्यूक्लिएजेज। न्यूक्लिएजेज न्यूक्लिक एसिड का पाचन करने वाले, हम जो भोजन में ग्रहण कर रहे हैं उन न्यूक्लिक एसिड्स का पाचन भी किया जाता है। न्यूक्लिएजेज जो हैं ये मुख्यतः 2 न्यूक्लिक एसिड हैं हमारे पास, डीएनए या आरएनए। इन दोनों न्यूक्लिक एसिड पर क्रिया करके ये न्यूक्लिएजेज जो एंजाइम हैं ये न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण करते हैं, और ये न्यूक्लियोटाइड्स भी एक कॉम्प्लेक्स घटक है
जिनका आगे दोबारा पाचन होता है न्यूक्लियोटाइडेज द्वारा। न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम होते हैं इनके द्वारा, जिससे न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होता है। न्यूक्लियोटाइड और साइड में बेसिकली फॉस्फेट ग्रुप का फर्क होता है। नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर को मिलाकर और फॉस्फेट को मिलाकर ये बनता है न्यूक्लियोटाइड्स। और अगर इस न्यूक्लियोटाइड्स में से फॉस्फेट ग्रुप जो कि H3PO4 यानी फॉस्फोरिक अम्ल से आता है उसको हटा दिया जाए तो हमारे पास बचता है केवल नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर, जिसे कहा जाता है न्यूक्लियोसाइड। तो यहाँ पर ये न्यूक्लिएजेस पाए जाते हैं जो DNA RNA यानी कि न्यूक्लिक एसिड्स का करते हैं पाचन। तो इस प्रकार मैंने आपको कहा था कि मैं आपको 6 एंजाइम्स बताऊंगा जो लगभग एक साथ मिलकर गृहिणी के अंदर बहुत शक्तिशाली पाचक रस अग्नाशयी रस के अंदर पाचन की क्रिया संपन्न करते हैं। अब आते हैं इस पाचन के बाद। यहाँ पर क्या हुआ, आमाशय से जो भोजन आया था वो आमाशय से भोजन आया था जिसे आपने कहा था काइम, CHYME। ये काइम जो था ये अम्लीय माध्यम का और तरल स्वरूप का भोजन था। अब इस काइम के अंदर गृहिणी के अंदर आकर दो पाचक रस मिले हैं। एक तो मिला है इसमें पित्तरस और दूसरा मिला है इसके अंदर अग्नाशयी रस। और इन दोनों पाचक रसों के मिलने से ये जो काइम है ये अब और अधिक पतला और तरल हो जाता है और इस और अधिक पतले और तरल स्वरूप को अब कहा जाता है काइल। ये जो काइल है ये क्षारीय प्रकृति का होता है क्योंकि इसके अंदर पित्तरस मिला हुआ था। ये क्षारीय प्रकृति का होता है। एक क्षारीय प्रकृति का काइल अब प्रवेश करेगा मध्यांत्र में। और मध्यांत्र में मैंने आपको बताया था कि शेष बचा खुचा जो पाचन की क्रिया है वो मध्यांत्र में संपन्न होती है। तो वैसे तो देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स का पूरा हो ही चुका है यहाँ पर पाचन, जहाँ पर अमीनो एसिड्स का निर्माण है, और वसा का भी संपूर्ण रूप से पाचन यहाँ पर हो चुका है। कुछ घटक बच गए हैं जो पाचित होने से अभी अपने संपूर्ण सरलतम स्वरूप को प्राप्त नहीं हुए हैं। उन शेष बचे हुए चीज़ों का पाचन अब मध्यांत्र में किया जाएगा। तो अगला स्टेप आपका है मध्यांत्र में पाचन। ध्यान रखिएगा, अब तक हम जहां भी जा रहे हैं माध्यम परिवर्तित होता रहता है। सबसे पहले मुख गुहा में थे तो वहां क्षारीय माध्यम था, लार्स ने उसको क्रिएट किया था। उसके बाद हम पहुंचे आमाशय में। आमाशय में अम्लीय माध्यम था जो जठर रस में उपस्थित HCl ने क्रिएट किया था। उसके बाद आए हम गृहिणी में। गृहिणी में अम्लीय से फिर से क्षारीय माध्यम हो गया जो यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस ने क्रिएट किया था। लेकिन अब माध्यम चेंज नहीं होगा। यहाँ से क्षारीय प्रकृति का जो काइल है, जो बहुत ही तरल अवस्था का भोजन है, ये काइल अब पहुंचेगा मध्यांत्र में। और मध्यांत्र के अंदर इसका कोई माध्यम परिवर्तित नहीं होगा, यानी मध्यांत्र में भी पाचन का जो माध्यम है वो क्षारीय ही रहेगा। मध्यांत्र में एक पाचक रस स्रावित होता है आंत्र की भित्ति द्वारा ही, जिसे कहा जाता है सक्कस एंटेरिकस। ये जो सक्कस एंटेरिकस है ये आंत्र की भित्ति के द्वारा ही स्रावित पाचक रस है जो शेष बचा हुआ पाचन पूर्ण करता है। देखिए, हम मुख गुहा में या गृहिणी में जो पाचन कर रहे थे वहां कार्बोहाइड्रेट अपने माल्टोज स्वरूप तक पहुंचा था। ये माल्टोज कार्बोहाइड्रेट का सरलतम स्वरूप नहीं है, ये डाइसैकेराइड है, यानी कि ये ओलिगोसैकेराइड है। और ओलिगोसैकेराइड को हमें मोनोसैकेराइड में बदलना है ताकि वो विसरणशील अवस्था या यूं कह दो कि अवशोषणात्मक स्वरूप में पहुंच सके। तो यहाँ माल्टोज जो था उसके लिए एक एंजाइम पाया जाता है जिसे कहते हैं माल्टेज। और इस माल्टोज का माल्टेज के द्वारा 2 अणु यहाँ से हमारे पास ग्लूकोज के प्राप्त होते हैं। अब ये यहाँ पर अपने सरलतम स्वरूप में पहुँचा है। इस ग्लूकोज को अवशोषित किया जा सकता है। इसके अलावा हमारे भोजन में अगर सुक्रोज उपस्थित है जो कि पुनः एक डाइसैकेराइड है, इस सुक्रोज का जो पाचन है वो सुक्रेज के द्वारा किया जाता है। और सुक्रेज एंजाइम इस सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज के अंदर परिवर्तित कर देता है। ये अगेन मोनोसैकेराइड्स हैं और इस प्रकार कार्बोहाइड्रेट भी अपने सरलतम स्वरूप में पहुंच जाता है। कार्बोहाइड्रेट अपने सरलतम स्वरूप में पहुंच गया है।
वसा ग्रहणी में अपने सरलतम स्वरूप में पहुंच गई थी और प्रोटीन भी ग्रहणी के अंदर अपने सरलतम स्वरूप यानी कि अमीनो एसिड्स में पहुंच गया। यानी कि आप ये देख सकते हैं कि भोजन के जो मुख्य घटक हैं उनका लगभग संपूर्ण पाचन हो चुका है। तो मध्यांत्र के अंदर पाचन की क्रिया लगभग समाप्त हो जाती है और मध्यांत्र के बाद आता है क्षुद्रांत्र। भोजन पहुंचता है क्षुद्रांत्र में, जो कि अब बहुत पतला हो चुका है। यहाँ पर एक और पाचक रस मिल गया सक्कस एंटेरिकस, जो पहले से ही तरल अवस्था के काइल को अब और अधिक पतला और तरल बना देता है और वो क्षुद्रांत्र में प्रवेश करता है। आपको पता है क्षुद्रांत्र के अंदर वलन और विलाई यानी कि सूक्ष्म अंकुर पाए जाते हैं, जो इसकी अवशोषण सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, ताकि जो ये पाचन हुआ वो भोजन है जो तरल अवस्था का है, इसका अधिक से अधिक मात्रा में क्या किया जा सके, अवशोषण किया जा सके। और इसके बाद केवल अवशोषण की क्रिया बची है। तो अपने नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे पचित भोजन का अवशोषण। तो दोस्तों यहाँ पर जो पाचन की फिजियोलॉजी है वो लगभग समाप्त हो रही है और पचित भोजन का अवशोषण यहाँ से शेष रह जाता है। तो आज की क्लास में केवल इतना ही। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।